हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के जिन प्रश्नों को करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके चल रहे इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप में जाने के बाद आप इस वाले सेक्शन में जाना, आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। विद्युत अपघटनी परिष्करण में कैथोड किससे बनाया जाता है? धातुओं को उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो लास्ट स्टेप होता है जो धातु प्राप्त हुई है उसका शुद्धिकरण, है ना, उसका शोधन, उसका प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। जो सबसे सामान्य मेथड है, सबसे पॉपुलर मेथड है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, धातुओं को जब उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है तो आखिरी स्टेप होता है धातु को शुद्ध करना, यानी जो भी उसमें बची खुची अशुद्धियां हैं उसको भी हटा देना है। तो इनके कई सारे मेथड्स होते हैं। धातुओं के शोधन के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे जो पॉपुलर है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी परिष्करण। पूछा है इसमें कैथोड किससे बनाया जाता है? कैथोड किससे बनाया जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपको शॉर्ट में याद रखना है पीसीआर। पीसीआर, पी का मतलब होता है प्योर, सी का मतलब होता है कैथोड और आर का मतलब होता है रिडक्शन। यानी प्योर का, शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। जैसे आपको क्लास 10th में जो धातु अधातु चैप्टर है उसमें तांबा धातु के शोधन के बारे में दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से। तो इसमें देखो, कॉपर जो धातु है जिसे शुद्ध करना है, कॉपर जिसे शुद्ध करना है, इस कॉपर को इसके अयस्क से प्राप्त किया गया, फिर भी इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि बची हुई है, अब इसको हटाना है। इसके लिए मेथड अपनाया गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो क्या होता है कि जिस कॉपर को शुद्ध करना है, यानी जो अशुद्ध कॉपर है उसका एनोड बनाया जाता है ना। ये एनोड किसका? इम्प्योर का, इम्प्योर मेटल का, है ना। यहां पर देखो कॉपर ले रखा है, मैं यहां पर मेटल लिख देता हूं, इम्प्योर मेटल का। हमारे केस में मेटल जो है इस वाले डायग्राम के अनुसार ये कॉपर है। और जिस धातु को शुद्ध करना है उसी का हम लोग एक शुद्ध धातु लेंगे, है ना। मार्केट से शुद्ध कॉपर खरीद कर लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तो वो कॉपर है एनोड, ये वो कॉपर है या ये वो धातु है जिसको शुद्ध करना है, जिसमें अशुद्धि है। मार्केट से एक शुद्ध कॉपर खरीद कर लाएंगे या फिर बोल दो शुद्ध धातु खरीद कर लाएंगे जो पतली होगी, और उसका बनाएंगे हम लोग कैथोड। उसका हम लोग क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। पतली क्यों रखेंगे? क्योंकि इसी पर शुद्ध कॉपर जो है यहाँ से आकर के जमा होगा, या फिर बोल दो इसी एनोड पर, इसी कैथोड पर जो है एनोड से शुद्ध धातु आकर के इस पर जमा होनी है बाद में चल करके, इसलिए इसको जो है पतला रखा जाता है, ताकि बाद में जमा होते होते ये बाद में मोटा ही हो जाएगा, इसलिए इसको पतला रखा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि विद्युत अपघट्य लिया जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। विद्युत अपघट्य हम लोग किसका लेते हैं? जिस धातु को शुद्ध करने जा रहे हो उसी का जो है लवण विलयन लिया जाता है। जैसे कॉपर को शुद्ध करना है तो देखो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। जिस धातु को शुद्ध करना है उसी का लवण विलयन लिया जाएगा, उसी का सॉल्ट सोल्यूशन लिया जाएगा। और ये अम्लीकृत इसीलिए लिखा हुआ है ताकि इसमें हम जब अम्ल डालेंगे तो आयंस जो है ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो आसानी से विद्युत का प्रवाह हो पाएगा। तो दो इलेक्ट्रोड लिया गया है, कैथोड बनाया गया है शुद्ध धातु का, और एनोड बनाया गया है अशुद्ध धातु का जिसको शुद्ध करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है उसी धातु का लवण विलयन के रूप में जिसको शुद्ध करना है। फिर विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद क्या होगा? इस एनोड में, यानी इस एनोड में जो शुद्ध धातु है ये पहले इस विलयन में घुल जाती है। घुलने के बाद ये जाकर के जमा हो जाती है इस कैथोड पर, इस कैथोड पर जमा हो जाती है। अच्छा, कुछ अशुद्धियां होंगी जो घुलनशील होगी वो इसमें घुल जाएगी, और जो अशुद्धियां घुलनशील नहीं होगी वो एनोड से झड़ करके एनोड के नीचे आकर के जमा हो जाएगी। इसे हम लोग एनोड पंक बोलते हैं। एनोड पंक क्या है? ये वो अशुद्धि है जो विलयन में घुलनशील नहीं है। जो घुलनशील है वो घुल जाएगी इसमें। धातु पहले एनोड से टूट करके विलयन में, जो शुद्ध धातु है वो एनोड से टूट करके पहले इस विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन में, विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और उसके बाद जाकर के कैथोड पर जमा हो जाती है। तो आप कैसे याद रखेंगे? आप इसको ध्यान में रखेंगे, पीसीआर,
प्योर का कैथोड बनाया जाता है, उस पर रिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनोड होगा वो इम्प्योर का बनाया जाएगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो हमसे पूछा है कि कैथोड किससे बनाया जाता है, तो शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। और ये पतली शीट के रूप में या फिर पतले रॉड के रूप में जो है ये कैथोड होता है, ताकि बाद में शुद्ध धातु जब आकर के इस पर जमा होगी तो ये बाद में जो है मोटा ही हो जाना है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है, तो न्यूरॉन के सारे जो संरचनाएं हैं, सारी की सारी संरचनाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ये डेंड्राइट होता है, इसमें ये पूरा पार्ट जो है सोमा कहलाता है, सोमा बोल दो, इसी को साइटोन बोलते हैं, इसी को सेल बॉडी बोलते हैं। तो इसी में देखो ये केंद्रक है ना, तो साइटोन में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्ट जो है एक्सॉन कहलाता है और लास्ट का जो एंडिंग है इसे हम लोग नर्व एंडिंग बोलते हैं। ठीक, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे पार्ट्स जो है ये न्यूरॉन के ही पार्ट्स हैं। तो जो ये सेल बॉडी है या फिर सोमा है, साइटोन है, इसी में केंद्रक होता है। बैटरी मानक विद्युत प्रतीक क्या दर्शाता है, बैटरी का मानक विद्युत प्रतीक क्या दर्शाता है। बैटरी का सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं, सर्किट जब बनाते हैं तो उसमें बैटरी जो जोड़ते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, ऐसे दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, एक लाइन बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है, बड़े वाले पर हम लोग प्लस चिन्ह देते हैं और छोटे वाले पर हम लोग माइनस चिन्ह देते हैं। तो ये बोलते हैं ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। तो एक लंबी तथा एक छोटी समांतर रेखाओं की जोड़ी, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग प्रतिरोध को दिखाते हैं ऐसे जिग जैग लाइन से, ऐसे, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये एमीटर का सिंबल होता है, ये एमीटर का सिंबल होता है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, बल्ब का सिंबल सिंपली हम लोग ऐसे, ये बल्ब का सिंबल होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। इसी में अगर आप ये जो प्रतिरोध है अगर इसमें हम ऐसे तीर लगा देते हैं तब हम इसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, यानी हम जो है प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं। इसी को हम लोग धारा नियंत्रक बोलते हैं, रियोस्टैट भी बोलते हैं, उसका सिंबल है ये। ए हमारा राइट आंसर। ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में आयतन। जब आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब आप ताप बढ़ाएंगे तो आयतन में प्रसार होगा जिसके कारण घनत्व कम जाएगा, तो घनत्व घटता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक पूर्णतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखो एथीन जो है, एथीन एक पूरे फैमिली का नाम है, एथीन एक पूरे फैमिली का नाम है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हमें तो सिंगल बॉन्ड वाला चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो बेंजीन, बेंजीन की अगर आप संरचना बनाते हो तो ये बेंजीन की संरचना है, यहाँ भी देखो कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये एथाइन है, एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हमें सिंगल बॉन्ड वाला चाहिए, तो ये नहीं होगा। एथाइन पूरे फैमिली का नाम है, एथीन पूरे फैमिली का नाम है। ये प्रोपेन है, प्रोपेन 3 कार्बन वाला एल्केन होता है और कोई भी एल्केन का मेंबर हो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही होता है। प्रोपेन का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो CH3 CH2 CH3 होगा, ये प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, कार्बन कार्बन के बीच में केवल आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। सी हमारा राइट आंसर। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है, प्रेसिपिटेट कौन सा होता है। अवक्षेप अघुलनशील ठोस होता है जो विलयन में घुलेगा नहीं। तो देखो ये 2 बीकर है, इसमें एक में लेड नाइट्रेट है और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड है। एक में लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका जलीय विलयन है और देखो रंगहीन है। मान लो इसमें लेड नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी जो है रंगहीन है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। जब इन दोनों को मिलाया गया तो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन, पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बनता है और उस जलीय विलयन में
उस जलीय विलयन में लेड आयोडाइड का जो है अघुलनशील ठोस बनता है, या मैंने ब्रैकेट में एस दिया है। ये अघुलनशील ठोस है जो कि पीले रंग का है, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये अपने आप में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है और अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पर अवक्षेप प्राप्त होता है। तो एक में लेड नाइट्रेट है, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड है। जब मिलाया गया तो देखो यहाँ पर पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। सोल्यूशन कौन सा बना, जलीय विलयन कौन सा बना, पोटेशियम नाइट्रेट, और उसमें अघुलनशील ठोस क्या प्राप्त हुआ, लेड आयोडाइड। तो पीले रंग का लेड आयोडाइड, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीले रंग का लेड आयोडाइड प्राप्त होता है, ये लेड आयोडाइड है। ये अभिक्रिया एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये वाली अभिक्रिया। ठीक। अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहने वाला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाने वाला संकेतक कौन सा है? तो हम लोग अम्ल क्षारक सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के अम्ल क्षारक सूचक होते हैं, कुछ आपके संश्लेषित होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ गंधीय होते हैं, राइट। जो मिथाइल ऑरेंज है और जो फिनोल्फ्थलीन है, ये दोनों के दोनों जो है संश्लेषित सूचक है, यानी वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है लैब में, प्राकृतिक नहीं है, संश्लेषित है। इसमें जो फिनोल्फ्थलीन है, अगर ये एसिडिक होता है या फिर ये न्यूट्रल होता है, जब ये अम्लीय होता है या फिर उदासीन होता है, तब ये रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं दिखाएगा, रंगहीन, कलरलेस। और अगर आप इसको डालते हो किसी क्षारीय माध्यम में तो इसका रंग जो है पिंक हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहने वाला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाने वाला संकेतक कौन सा है? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही संश्लेषित सूचक जो है मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जब ये एसिडिक होता है, जब ये एसिडिक होता है तब ये रेड होता है, तब ये रेड होता है। जब ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है, तब ये अपना रंग जो है पीला दिखाता है, और जब उदासीन रहेगा तो ऑरेंज जो है दिखाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम अपने आप में एक जीवाश्म ईंधन है जो अनवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा का। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैव ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। जैव ईंधन तो वो होता है जो ईंधन हम बनाते हैं जीव जंतुओं पेड़ पौधों से, है ना, यानी कि पादप और जंतुओं से जो ईंधन हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग जैव ईंधन बोलते हैं। जैसे गन्ने के रस से एथेनॉल प्राप्त होता है, एथेनॉल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है ना। गोबर से बायोगैस बनाते हैं, वो सब जैव ईंधन है, ठीक है, जैव ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया जो लाखों वर्ष पहले जीव जंतु पेड़ पौधे धरती के नीचे दब गए थे, उसके अपघटन से बना हुआ ईंधन जो है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे कि कोयला है, ये सारे जो है पेट्रोलियम में, जो आपके डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब जो आते हैं आपके जीवाश्म ईंधन में आते हैं। और कोयला भी जो है अपने आप में जीवाश्म ईंधन है। और ये सारे जो ईंधन होते हैं, चाहे हम पेट्रोलियम की बात करें चाहे हम कोयला की बात करें, एक टाइम के बाद जो है ये समाप्त हो जाना है। जो समाप्त हो जाना है उसे हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हम लोग बोलते हैं। ठीक, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है जिसके कारण एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किस माध्यम से नहीं फैलता है? अगर कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है, उसके साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है तो HIV फैल सकता है। संक्रमित सुई का उपयोग, कोई मान लीजिए कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसके बॉडी में सुई लगाया गया, वही सुई किसी दूसरे बॉडी में लगा दिया जाए तो दूसरे वाले को भी यह संक्रमण हो जाएगा। अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसके ब्लड को निकाल करके किसी दूसरे पेशेंट के बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, या दूसरे पेशेंट के बॉडी ब्लड में कांटेक्ट में है, किसी दूसरे पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में इस HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट का ब्लड आ जाता है, तो भी HIV इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा। गले लगाने से, साथ में उठने बैठने सोने से ये जो HIV है ये नहीं फैलता। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। DNA का मुख्य रूप से किसका निर्माण, DNA मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो DNA पहले कन्वर्ट होता है RNA में, और फिर इस RNA से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन निर्माण में ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल हम लोग किसको बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल को बोलते हैं। ये जो मेथनोइक अम्ल हम लोग बोलते हैं, एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मेथनोइक एसिड,
ये तो IUPAC नाम है, इसका सामान्य नाम फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में यही अम्ल पाया जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, यह है एथेनोइक अम्ल, यह है एथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये एथेनोइक अम्ल है। इसी का सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ये है मेथनल, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, मेथनल। इसी का साधारण नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। जैसे यहां पर फॉर्मिक एसिड है ना, ऐसे ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर। और ये कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये है कार्बोनिक एसिड। आंसर हमारा ए हो जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले में राइबोसोम्स होते हैं, तो इसका काम मेनली होता है प्रोटीन बनाना। स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये अपना योगदान देती है लिपिड के सिंथेसिस में। तो आंसर है लिपिड। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे स्मूथ वाले के बारे में पूछा गया था। ठीक। और जो लिवर सेल है, लिवर सेल है, ये कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सारी कोशिकाओं में ये कोशिकांग जो है मौजूद होगा। स्पेशली जो हमारे लिवर की कोशिका होती है उसमें ये SCR जो है डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है ना। यानी कि विष को जो है खत्म करने का काम ये SCR जो है करती है, किसमें? लिवर सेल में, लिवर सेल में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है जो कि अपने आप में कार्बनिक यौगिक है। ये मीथेन है, ये कार्बनिक यौगिक है। ये अभी आपने देखा एसिटिक एसिड है जो कि अपने आप में कार्बनिक अम्ल है। ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये अकार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक यौगिक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। प्लावन बल या फिर उत्प्लावन बल हम बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखो, उत्प्लावन बल क्या होता है? जब भी हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं आंशिक रूप से, यानी आधा अधूरा या फिर पूर्ण रूप से डुबो देते हैं, तो उसके ऊपर जो है, ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। ये चीज आपने भी महसूस किया होगा। मान लीजिए आपके पास कोई बोतल है, बंद बोतल है, उसको आप जल में डुबाओ, वो डूबेगा नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि बोतल के ऊपर की दिशा में एक बल लग रहा है। वही बल जो है उत्प्लावन बल होता है, वही बल उत्प्लावन बल होता है। और ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? जो भी वस्तु को आप डुबो रहे हैं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, वो जितने द्रव को विस्थापित कर देगा उसके भार के बराबर। तो हम यहां पर लिखते हैं जो उत्प्लावन बल है ये बराबर होता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर, है ना, विस्थापित द्रव का भार। उत्प्लावन बल जो लगता है वस्तु के ऊपर वो किसके बराबर होता है? विस्थापित द्रव का जो भार होता है उसके बराबर होता है। जितने पानी को विस्थापित कर दिया, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, इसको मैं जल में डुबोता हूं, तो सीधी सी बात है ना, अगर मैं इसको जल में डुबोऊंगा तो कुछ ना कुछ जल को तो विस्थापित करेगा। ये जितने द्रव को विस्थापित किया, जितने जल को विस्थापित किया, उस जल का जो भार है, वेट, उसी को हम लोग उत्प्लावन बल बोलेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, विस्थापित द्रव का भार, भार का सूत्र क्या होता है? भार का सूत्र होता है m/g। तो जो विस्थापित द्रव है उसका द्रव्यमान और गुने में गुरुत्व त्वरण। अच्छा, मास बराबर डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम भी तो होता है ना। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने में आयतन होता है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, इस द्रव्यमान के स्थान पर हम लोग लिख देंगे
डेंसिटी, लेकिन ये किसका डेंसिटी है? इस लिक्विड का है, क्योंकि हम लोग भार लिख रहे हैं ना, भार को हम लोग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। डेंसिटी लिक्विड का गुने में ये आयतन किसका? विस्थापित द्रव का आयतन, ठीक, विस्थापित द्रव का आयतन और गुने में गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर देख सकते हो आप, ये भी हम बोल सकते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। ये डेंसिटी जो है लिक्विड का होता है, वॉल्यूम लिक्विड का होता है जितना डिस्प्लेस हुआ है, और ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है पूछा है, तो विस्थापित द्रव के आयतन पर, विस्थापित द्रव के आयतन पर निर्भर करता है। द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। इस वस्तु को अगर मैं डुबो रहा हूं तो इसके घनत्व पर उत्प्लावन बल जो इसके ऊपर की दिशा में लगेगा वो निर्भर नहीं करेगा। किसके घनत्व पर निर्भर करता है? तो जिस द्रव में आप डुबो रहे हैं ना उसके घनत्व पर निर्भर करता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर 5 सेकंड तक लगाया जाता है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है, तो प्रारंभ में विराम अवस्था में है तो u बराबर 0 हो जाएगा। आपको समय दिया गया है, आपको द्रव्यमान दिया गया है, आपको बल दिया गया है, अंतिम चाल यानी कि v आपसे पूछा गया है। तो v, u, t इन सारे में क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है गति का पहला समीकरण। अब v जो है अपने को चाहिए, u हमें मालूम है, a हमें नहीं पता है, लेकिन हम a निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बल है और यहाँ पर देखो द्रव्यमान है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, तो त्वरण के स्थान पर हम लोग बल बट्टे में द्रव्यमान लिख सकते हैं और गुने में यहाँ पर t हो जाएगा। सारे मान को डाल देंगे। u तो हमारा 0 है, बल 20 न्यूटन है, द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और समय 5 सेकंड है। समय 5 सेकंड है, 4 से ये 20 खत्म हो जाएगा 5 बार में, तो 25 मीटर पर सेकंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातुओं के कई सारे गुणधर्म होते हैं, कई सारे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुणधर्म है, जिसमें से एक तो ये है, धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। बिल्कुल सही है। ऊष्मा और विद्युत दोनों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ सुचालक है वो है सिल्वर, धातुएं भंगुर होती है? नहीं, धातुएं भंगुर नहीं होती। भंगुर का मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको पीटेंगे ना तो भुजरी यानी कि टुकड़ों में टूट जाएगा। धातु के इसमें ऐसा नहीं होता है। धातु को अगर आप पीटते हैं तो पतली चादर के रूप में ढल जाती है, खींच करके तार बना सकते हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, गलत हो जाएगा। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यहाँ लिखा नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है। धातुएं सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। सारे धातु जो है आपके ठोस अवस्था में है, एक अपवाद है मरकरी जो कि द्रव अवस्था में है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का सही सूत्र क्या है? पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। बी हमारा राइट आंसर। पुरुष नसबंदी से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पुरुष नसबंदी क्या है? पुरुष नसबंदी को हम लोग अंग्रेजी में वैसेक्टमी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, वैसेक्टमी। देखो, अगर कोई पुरुष अपना नसबंदी करा लेता है मतलब वो कभी भी किसी भी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, है ना, कभी भी किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, अर्थात अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि ये जो है वृषण, टेस्टिस जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें शुक्राणु बनता है। जब वीर्य यहाँ से बाहर आता है, तो वीर्य में ही शुक्राणु होता है। वो शुक्राणु कैसे आता है? इसमें शुक्राणु बना, ये शुक्राणु जो है इस शुक्र वाहिका से होते हुए वीर्य से बाहर आता है। अब क्या हुआ कि रास्ते में इस दोनों शुक्रवाह को काट दिया जाता है। जब काट दिया जाएगा तो जो वीर्य बाहर आएगा ना, उसमें देखो जो भी ग्रंथियां होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड का जो अपना सिक्रीशन होगा, स्राव होगा, वो वीर्य में मौजूद होगा। लेकिन क्या नहीं होगा? शुक्राणु नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु इसमें बना भी, यहाँ तक आया भी, लेकिन इसके बाद तो रास्ता ही बंद है, पुल टूटा हुआ है। तो क्या होगा? शुक्राणु जो है इस रास्ते से फिर नहीं आ पाएगा, वो यहीं तक रह जाएगा। तो इस वीर्य में शुक्राणु होगा नहीं, तो शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन नहीं होगा, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। एक बार अगर कोई पुरुष अपना नसबंदी करवा लेता है तो ये परमानेंट मेथड है, उसके बाद कभी वो अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। तो शुक्रवाहिनी हम लोग बोलेंगे, यानी कि ये, इसे हम लोग इंग्लिश में वास डिफरेंस बोलते हैं। 2 शुक्रवाहक होते हैं, दोनों के दोनों काट करके बांध दिए जाते हैं।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब वक्रता केंद्र 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु को रखा गया है। तो जब भी आप अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी प्रतिबिंब दूरी भी 30 सेंटीमीटर ही होनी है। क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है तो जो प्रतिबिंब दूरी है वो ऋणात्मक आएगी। अब क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विकल्प हमारे पास है तो हम लोग ऋणात्मक वाले को चूज करेंगे, धनात्मक वाले को चूज नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होता, कोई और ही मान होता, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर लिखा होता, वैसे केस में हम लोग 30 सेंटीमीटर को टिक मारते हैं। लेकिन यहाँ पर चिन्ह के साथ दिया हुआ है तो हम लोग सी के साथ ही जाएंगे। दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है? कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो यह एथेनॉल, अभी आपने देखा था, ये बायोफ्यूल है। अकेला इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है, पेट्रोल के साथ भी मिला करके किया जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला जो है आप ध्यान में रखिए, यूरिया का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप याद रखिए, C6H12O6, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखिए, इसी को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक समान गति का मतलब क्या हुआ? जो आपका वेग है, जो आपका वेग है वो चेंज नहीं हो रहा है, वेग आपका बदल नहीं रहा है, यानी कि चाल भी नियत है, दिशा भी नियत है। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और जो आपके बाइक की स्पीड है, मान लीजिए कि आपने सेट कर रखा है 30 किलोमीटर पर आवर पे, इससे ना ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? और ना ही आप अपने गति की दिशा आप बदल रहे हैं। तो अगर आपके बाइक की स्पीड जो है यही रहती है तो इसका मतलब कि आप एक समान चाल से चल रहे हैं। दिशा भी अगर निश्चित है यानी कि आप एक समान वेग से चल रहे हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि बाइक की स्पीड इतनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटे में जो आपकी बाइक है 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। पहले एक घंटे में 30 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 30 किलोमीटर, फिर उसके बाद एक घंटे में 30 किलोमीटर, मतलब हर एक घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। तो जब एक समान गति बोलते हैं मतलब ये हुआ कि पिंड जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। हमारे केस में क्या है, वो समान अंतराल क्या है? 1 घंटा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय किया जाता है। राइट। त्वरण शून्य होता है बोल सकते हैं। अगर एक समान गति वेग है तो वेग में तो परिवर्तन हुआ नहीं है ना तो चाल में परिवर्तन, ना ही दिशा में परिवर्तन, तो त्वरण शून्य बोल सकते हैं। गति समय के साथ बदलती है? नहीं। अगर गति समय के साथ बदलेगी तो एक समान गति का है कि भाई असमान गति वो हो जाएगा। वेग अपरिवर्तित रहता है तभी त्वरण शून्य है। तो कथन गलत है, सी हमारा राइट आंसर। समांगी विलयन की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रण हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो है हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, पहले समांगी और विसमांगी। समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये सारे। तो इसमें क्या होगा कि संगठन सर्वत्र समान होता है। जो भी नमक आपने मिलाया, चीनी आपने मिलाया, पूरे ही विलयन में, पूरे ही मिश्रण में जो है उसका जो कंपोजिशन है या फिर जो अनुपात है वो एक जैसा है। तभी तो आपने मिश्रण तैयार किया तो पूरे पानी का जो खारापन है या फिर मीठापन वो एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्से में ज़्यादा मीठा होता है, कुछ हिस्से में कम मीठा होता है। इसमें घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है। समांगी विलयन के ऊपर जब भी सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप नमक और पानी का जो मिश्रण है उसको याद कर लेना। क्या इनके घटक आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं? तो आंसर है नहीं। ये चीज किस केस में होता है? रेत जल का मिश्रण है तो, यानी कि निलंबन के केस में। यह हमेशा ठोस अवस्था में होता है। नमक पानी का घोल बना दिया, कहाँ ठोस अवस्था में है? ठोस अवस्था में हो सकता है, जैसे कि मिश्र धातु समांगी विलयन है ना, वायु गैसीय समांगी विलयन है, और ये द्रव समांगी विलयन है। तो ये गलत हो जाएगा। इसे छानने से घटक अलग किए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। नमक पानी का मिश्रण है, आप छान कर नमक अलग कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए वाष्पीकरण आपको करवाना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही चुनना था, बी हमारा राइट आंसर। ये विशेषता है।
छानने विधि से आप समांगी विलयन के घटकों को अलग नहीं कर सकते हो। इसके कण जो है स्पष्ट रूप से आप नग्न आंखों से छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जाती है। वस्तु की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं u स्पीड से मान लीजिए, और मैक्सिमम वो वस्तु h हाइट तक जाती है, तो ये जो हाइट होता है इसका फॉर्मूला होता है u²/2g। ये आप डायरेक्ट याद रखिए। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हम किसी वस्तु को u स्पीड से ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो अधिकतम h ऊंचाई तक जाती है। हमारे इस वाले केस में क्या हुआ है कि हमने वस्तु को ऊपर तो फेंका और अधिकतम ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, कि अधिकतम 20 सेंटीमीटर तक ये जाती है। तो 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग लगा करके, और हमें u चाहिए और g का मान हम 10 ले लेंगे। यहाँ पर यहां से u² बराबर आ जाएगा ये 20 गुने में 10 पे पावर -2 गुने में 2 गुने में 10, तो ये दोनों जीरो से ये खत्म हो जाएगा। u² हमारा 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। बी हमारा राइट आंसर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखिए। वैसे आप v² - u² = 2as वाले से बना सकते हैं, लेकिन वहीं से ये रिजल्ट आया है तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखिए। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो, अवतल लेंस है ना, ये अवतल लेंस है, ये इसकी बात की जा रही है, अवतल लेंस है ये अवतल लेंस है। इसमें हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद कर लीजिए। अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, दोनों में आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से कौन सा प्लास्टिड पौधों के भागों को पीला, नारंगी, लाल रंग प्रदान करता है? देखो, पीला है, नारंगी है, लाल है। जो प्लास्टिड यानी कि लवक, जो प्लास्टिड हरा रंग प्रदान करता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। या फिर जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये भी एक प्रकार है प्लास्टिड का। जो प्लास्टिड कोई रंग नहीं देता है उसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ये रंगहीन प्लास्टिड है। ये क्या है? रंगहीन प्लास्टिड है। ये रंगहीन प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है। ये हरा प्लास्टिड है, हरा रंग देता है। और जो पीला, नारंगी, लाल ये सारे कलर दे उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। रंगीन प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी अपने आप में क्रोमोप्लास्ट ही है, लेकिन हमने इसे एक स्पेशल नाम दे दिया है क्योंकि ये हरा रंग देता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, दोनों में आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं होता है और वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं होता है, ठीक। यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तथा परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या में हम लोग प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ही जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें शामिल नहीं है। प्रोटॉन की संख्या के स्थान पर आप परमाणु संख्या भी लिख सकते हो। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। 11 प्रोटॉन है प्लस 12 न्यूट्रॉन है, तो ये हमारा 23 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ग्लूकोज अणु का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए। आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? 6 कार्बन के परमाणु हैं और एक कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अब आप इन सारे को जोड़ दीजिए, 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 2 8, 8 और 2 10, 9,
10, 17 और एक हासिल है 18, 180, 180। देखो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है जो हम लोग यूनिफाइड मास के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपसे मोलर मास पूछा जाता है, अगर आपसे मोलर मास पूछा जाता है तो आप इस U को हटा देंगे और इसके स्थान पर ग्राम लगा देंगे। ये मोलर मास है, यानी कि 1 मोल का मास। तो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो मोलर मास के दिए गए हैं। यहाँ पर सवाल पूछा है आणविक द्रव्यमान का, तो इसको काट दो, मोलर द्रव्यमान लिख लो। यहाँ पर मोलर द्रव्यमान को हम लोग ग्राम पर मोल में बताते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आणविक द्रव्यमान है तो यहाँ पर ये यूनिट नहीं होगा, हम लोग ग्राम में मोलर मास को बताते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास को। एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड जो अपने आप में फंक्शन ग्रुप है, इसका फॉर्मूला ये होता है। जैसे अभी आपने देखा था फॉर्मल्डिहाइड, क्या था सूत्र उसका, HCHO। देखो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में एल्डिहाइड आ रहा है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र, कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र। ये है एल्कोहल का सूत्र और यह है कीटोन का सूत्र, यह कीटोन का सूत्र। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है? देखो जब आप किसी माध्यम से प्रकाश को गुजारते हैं और उसका पाथ आपको दिख जाता है, रास्ता आपको दिख जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये टिंडल प्रभाव हो रहा है। यानी इसी घटना को टिंडल प्रभाव बोलते हैं, जो कि होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। जब प्रकाश जो है माध्यम से गुजरता है तो जो माध्यम में कण होते हैं उससे टकरा करके फैल जाते हैं चारों दिशाओं में, उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और जब ये टकरा करके फैलते हैं और उसका रास्ता दिखने लगता है लाइट का, तो हम इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस घटना की खोज की थी, तो उनके नाम में जो है, उनके नाम के सम्मान में इस घटना को नाम दिया गया है टिंडल प्रभाव। अब देखो जो मिश्रण है, अभी आपने देखा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, 2 प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं, जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन है, आपने जो अल्कोहल होता है उसमें आपने पानी मिला दिया, वो जो विलयन तैयार होगा, ये सारे जो समांगी मिश्रण होते हैं, इसी को हम लोग वास्तविक विलयन भी बोलते हैं। ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विषमांगी मिश्रण जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक को तुम लोग कोलाइड बोलते हैं, दूसरे को हम लोग निलंबन बोलते हैं, अंग्रेजी में सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। निलंबन का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि रेत और जल का मिश्रण है। कोलाइड जैसे कि दूध है, स्टार्च विलयन है। तो जो कोलाइड होते हैं ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। रही बात सस्पेंशन की, जैसे कि रेत और जल का जो मिश्रण है ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं कुछ समय तक। जब रेत के सारे कण नीचे बैठ जाएंगे बर्तन में, उसके बाद टिंडल प्रभाव दिखना बंद हो जाएगा। अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या कोलाइड और सस्पेंशन ये दोनों के दोनों जो है टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, तो आंसर है बिल्कुल दिखाते हैं। और जो समांगी विलयन होता है, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये नहीं दिखाता है टिंडल प्रभाव। अब देखो ये जो इमल्शन है ये कोलाइड का ही एक टाइप है। कोलाइड कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है इमल्शन, जिसका उदाहरण है दूध। तो क्योंकि कोलाइड टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं तो ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। स्टार्च विलयन भी अपने आप में कोलाइड है। रही बात कैल्शियम कार्बोनेट विलयन, कैल्शियम कार्बोनेट जल में अघुलनशील है, ये घुलेगा ही नहीं घुलेगा तो ये रेत और जल जैसा मिश्रण बनाएगा, यानी कि निलंबन बनाएगा। तो ये भी टिंडल प्रभाव को तो दिखाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए दिखाएगा। अब हमसे पूछा कि भाई कौन नहीं दिखाएगा, तो इन 4 ऑप्शन में हमारा जो बेस्ट आंसर आएगा वो तो सी आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पहले दिखाएगा बाद में नहीं दिखाएगा। तो मान लेते हैं कि भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तो दिखाने वाले हैं हमेशा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कोलाइड और सस्पेंशन कैसे मिश्रण है? हेट्रोजीनस है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। और जो समांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।